मींस 1000 मीटर, ओके 1000 मीटर के हॉरिजॉन्टल लूप में घूम रहा है, नीचे जगह नहीं मिल रही होगी इसको लैंड करने के लिए, तो बोल देते हैं घूमते रहो, घूम रहा है विद स्टेडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर, ओके दिस इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, मींस ये लीनियर वेलोसिटी है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ये स्पीड है इसकी 5/18 का मल्टीप्लाई गिवन 900, बहुत तेज से चल रहा है यार, 900 किलोमीटर पर आवर से चक्कर लगा रहा है, धीरे से भी लगा सकता है मगर बहुत ही तेज से चक्कर लगा रहा है, मूड बना रखा कि पेट्रोल पूरा खर्च कर दूंगा। 900 into 5/18 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, 18 5s are 90, ओके एंड दिस इज 5 into 50 into 5, आंसर आ गया 250 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज speed of the plane, that is 250 meter per second, 250 meter per second, okay Anshika, this is the speed of the 250 meter per second. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity, compare करो इसके centripetal acceleration को, so what is the formula of centripetal acceleration, so simple, v square upon r, v square upon r, so calculate v square upon r, v square 250 का होल स्क्वायर, 250 का होल स्क्वायर, क्योंकि v कितना आया है 250 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन r, व्हाट इज द रेडियस 1000 मीटर, 1000 रेडियस इज 1000, ओके नाउ सॉल्व दिस, 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 1000, मोर बेटर यू कैन राइट इट 10 into 10 into 10, 0 से 0, जो 0 से 2 0 कैंसिल, ओके 250 into 250 that is equal to 625 divided by 10, say yes, 625 divided by 10, it will give you 62.5 what meter per second square. This is centripetal acceleration that acting toward the center for this aeroplane, एरोप्लेन जो उड़ रहा है ये 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फील करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन इज कंपेयर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी से, तो कंपैरिजन करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपैरिजन कैसे होता है, डिवाइड करके होता है, मैं बोलूंगा तुम्हारी हाइट 20 मीटर है, तुम्हारे छोटे भाई की हाइट 10 मीटर, कंपेयर करो, होती नहीं है 20 मीटर किसी की हाइट, है ना, कंपेयर करो तो आंसर कितना आएगा 2, मतलब 2 गुनी हाइट है आपकी, तो कंपेयर करना है AC सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन डिवाइडेड बाय G, AC कितना आया 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, नियरली 10 मान लो, अच्छा लगेगा है ना, क्या नो कंपैरिजन कर रहे हैं हमने, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड में, 10 मीटर देखो लगा सकते हो, बट उसमें केवल आपको सेंस क्या मिलेगा कि ये सेंटर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है, बस हो गया, और कुछ नहीं है, इसका तो कुछ पता, ये ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ, ये लग रहा है ऐसे की तरफ, ठीक है ना, तो मैं माइनस लगाने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो आंसर सॉल्व करो कितना आएगा 6.25, क्योंकि डेसिमल पीछे खसक जाएगा, तो आंसर विल बी 6.25, कैंसिल हो गया, रेशियो कभी भी क्वांटिटी नहीं रखते हैं, तो आंसर इज 6.25 ओनली, सो द रेशियो इक्वल टू 6.25, लेट्स चेक द आंसर, मे बी अगर उन लोगों ने 9.8 लिया तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 9.8 कम रहेगा तो थोड़ा ज्यादा आएगा, अब एंड चेक, यस थोड़ा सा ज्यादा आया, देख लो 9.8 6.38 आया है, बट ये 6.38 है ना, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 9.8 लिया, एग्जैक्ट वैल्यू, ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव द आंसर 9.38 ओनली, नोट क्लियर हुआ? हाँ, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ओके डन, क्लियर, लिखने की जरूरत है, ठीक है ना? Doing the next question. Next question NCERT का स्टार्टिंग क्वेश्चन ही है,
Okay, read the statement below carefully and state with reason if it is true or false. चलिए बताना है आपको कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ो और रीजन के साथ बताओ कि ये गलत है कि सही है। फर्स्ट है, the net acceleration of the particle in the circular motion is always along the circle towards the center. आपको बताना है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सेलरेशन जो हुआ करता है वो ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, समझ गए ना? उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर के टुवर्ड्स होगा। सही या गलत? करेक्ट। तो आपने कहा पहला ऑप्शन ए को ट्रू, आपने कह दिया सर ए ट्रू है ना? मतलब आपका कहना है केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है जो सेंटर की तरफ हुआ करता है। ठीक है? हाँ, कुछ कह रहे हो आप फॉल्स कह रहे हो? यू आर एग्री विद दैट? यू एग्री विद दैट? ओके, एग्री। सेकंड, the velocity vector of a particle is at a point always along the tangent of the path of the particle at that point. The velocity vector of the particle at a point, किसी भी पाथ में जो वेलोसिटी होती है वो उस पाथ पॉइंट पर टेंजेंट होती है। ये तो बिल्कुल सही है। The velocity vector of a particle at a point, निशा यहाँ देखिए, the velocity vector of a particle at a point, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो always along the tangent of the path of the particle that point, उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट के इक्वल होता है। मैंने बताया था कभी भी अगर आप गाड़ी के पीछे जा रहे हो, आगे ट्रक घूम रहा है, ट्रक जा रहा है, बड़े बड़े चक्के होते हैं ट्रक में, तो छींटे उछल करके आपके ऊपर आते हैं। यस, स्टोन वाला भी पार्टिकल है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना? तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रू या रॉन्ग? ट्रू फॉल्स? ट्रू बोलेंगे इसको भी। तीसरा है, the acceleration vector of the particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector। अच्छा, नो बोल दिया इसमें आपने, बहुत बढ़िया, बताई बात को नो बोल दिया आपने, मतलब इसको फॉल्स कह दिया। क्वेश्चन सुना क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर एक साइकिल में एक्सेलरेशन जो वेक्टर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। एक साइकिल का जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो नल वेक्टर होता है, मतलब जीरो वेक्टर होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलो देखते हैं, अब सुन के बोले फॉल्स होगा नहीं तो ट्रू हो जाएगा ऐसा। चलिए पहला वाला देखते हैं, पहला वाला फॉल्स। आपने कहा केवल द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन, नो, केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। मैंने नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कही यहाँ पे, याद होगा आपका, मैंने बोला था कि केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में लगता है, और यहाँ पर मैंने सर्कुलर मोशन तो बोला है, यूनिफॉर्म लगाया क्या? नहीं लगाया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये बदलती रहती है। क्लियर हुआ? तो सेकंड स्टेटमेंट इज नो, देन इट इज ट्रू। एंड आपने ये कहा फॉल्स, ये तो मैंने आपको बताया था। याद करिए, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर इधर की ओर, बोले हाँ, मतलब ऐसा जाएगा। जब ये पार्टिकल घूम करके आएगा तो सेंटर से इधर की ओर जाएगा, तो ये और ये क्या हो गए? तो एक साइकिल के लिए टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, क्योंकि कंप्लीट आप साइकिल घूम रहे हो, तो जितना इधर से ये रेडियल करेगा उतना उधर से ये रेडियल करेगा, तो इधर का रेडियल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। तो इन वन साइकिल एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? एवरेज एक्सेलरेशन इन वन साइकिल इक्वल टू जीरो। जस्ट चेक द आंसर वंस अगेन। इफ यू हैविंग एनी डाउट देन प्लीज पूछो भैया। इसमें कोई डाउट आपको लग रहा है? चलेगा? एकदम सही है। तो आंसर है ट्रू, पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू, तीसरा है ट्रू। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, सब में मत लगा देना, समझ गए ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। ओके, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, a cricketer can throw a ball up to maximum horizontal distance of 100 मीटर। एक क्रिकेटर बॉल को फेंक सकता है
कितना मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है। एक क्रिकेटर बॉल को मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है। बॉल को थ्रो करेगा यहां से यहां तक कितना 100 मीटर। आपके मन में सवाल आ रहा सर ऊपर क्यों नहीं बनाया आपने, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाले डिस्टेंस। एक क्रिकेटर है गेंद को लेता है यूं फेंकता है तो 100 मीटर गेंद जाती है। आपका क्वेश्चन है कि बताइए क्रिकेटर ऊपर की तरफ मैक्सिमम बॉल को कितनी दूर फेंक पाएगा। यस 45 ऊपर के लिए लगेगा। मैक्सिमम ऊपर जाने के लिए कितने एंगल लेना पड़ेगा 90 और इधर से जाने के लिए कितना लेना पड़ेगा 45। मतलब ये जो चीज दी गई है ये कौन सी वाली दी गई है 45 वाली, और आपको कौन सी निकालनी है ये निकालनी है। समझ गए। तो दिया क्या है आपको, दिया है आर मैक्स। क्या दे रखा है, चलिए जी आर मैक्स निकालते हैं। आर मैक्स तो सबसे पहले आर की वैल्यू याद हो जानी चाहिए आज तक आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपको दे रखा है 100, बट आर मैक्स के लिए मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा जेवलिन थ्रो में एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। आर मैक्स के लिए थीटा इक्वल टू 45। तो पुट करो आर मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 साइन 90 इक्वल टू 1। सो यू स्क्वायर अपॉन कितना 2g। यस सॉरी यू स्क्वायर अपॉन g एंड यू स्क्वायर अपॉन g इज गिवन, u square upon g is given you r max that is equal to 100 मीटर। कितना दिया गया है 100 मीटर। अब आपको बोल रहा है कि बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकते हैं। तो किसी भी एंगल पे हाइट निकालते हैं। फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g। सबसे ऊपर फेंकने के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा 90। So that time you will get h max and h max equal to u square sin square 90 sin square 90 equal to 1 because sin 90 equal to 1. So u square into 1 upon 2g you will have u square upon 2g. Very simple, you can write it 1 by 2 u square upon g. You already have u square upon g equal to 100। कितना है 100। तो ये हो गया 100 by 2 आंसर इक्वल्स टू 50 मीटर। एक याद रख लो हमेशा एक फॉर्मूला कि मैक्सिमम हाइट हमेशा हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज का आधा हुआ करती है। h max इक्वल टू हाफ ऑफ r max। अगर आपने इधर फेंका 200 मीटर तो आपसे पूछूंगा ऊपर कितना फेंक पाओगे 100 मीटर। इधर मैक्सिमम फेंक पाओगे 500 मीटर तो ऊपर 250 मीटर 250 मीटर। क्लियर। ओके डन। इफ यू फीलिंग एनी डाउट पूछ लेना। ओके